कि क्या किसी विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति पत्रकार बन सकता है? तो पत्रकारिता ये कहीं नहीं कहती कि विचारवान व्यक्ति को पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। हिंदू फोबिक मीडिया पर आपके क्या विचार हैं? भारत में दो शब्द बड़े ही चर्चा में है, गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया। गोदी मीडिया है, दरबारी मीडिया है। नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव भट्ट। आज साक्षात्कार के इस विशेष अंक के साथी हैं लोकेन सिंह राजपूत जी, जो कि पत्रकार हैं, मीडिया एजुकेटर हैं, विख्यात लेखक हैं, कवि हैं और अभी हाल फिलहाल में सर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, हिंदवी स्वराज दर्शन। आज साक्षात्कार में हम सर से बात करेंगे पत्रकारिता के बारे में, साथ ही साथ देश में चल रहे विभिन्न मुद्दों पर सर के दृष्टिकोण से आप सबको अवगत कराएंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। नमस्कार वैभव जी। सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या किसी विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति पत्रकार बन सकता है, और बन सकता है तो क्या ये पत्रकारिता के मूल्यों के हिसाब से उचित है? कुल मिलाकर सर प्रश्न ये है कि पत्रकारिता में विचारधारा साधक है या बाधक? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक विचार होता है। बहुत कम लोग होंगे जिनका कोई विचार नहीं होगा। ये विचार एक्सट्रीम भी हो सकता है, मध्यम मार्गी भी हो सकता है, एक पक्ष की तरफ भी हो सकता है, संतुलित भी हो सकता है। तो पत्रकारिता ये कहीं नहीं कहती कि विचारवान व्यक्ति को पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। व्यक्ति जैसे सहज सब क्षेत्रों में जाता है, अपने विचार के साथ काम करता है। हाँ, पत्रकारिता का थोड़ा सा स्वभाव, उसकी प्रकृति थोड़ी सी अलग है। यहाँ जब हम काम करते हैं तो आपका विचार हो सकता है, लेकिन जब खबरों की आपकी प्रस्तुति होती है तब आपका विचार उन खबरों की प्रस्तुति पर हावी नहीं होना चाहिए। इतना ही आग्रह पत्रकारिता का है। तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है कि कोई विचार जिस व्यक्ति के पास है वो पत्रकारिता नहीं करेगा। उसको ये समझ होनी चाहिए कि कोई भी सामान्य खबर है उसमें अपने विचार को शामिल नहीं करे, खबर को खबर के रूप में दिखाए। पत्रकारिता की कई जो सिद्धांत हैं, परिभाषाएं, वे भी यही अपेक्षा करती हैं कि इसलिए पत्रकारिता में आप देखिए, प्रिंट मीडिया हो या फिर दूसरे माध्यम हो, उनमें विचार के लिए एक अलग सेक्शन होता है। अगर आपका किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर कोई विचार है तो आप जो है उस विचार को वहां प्रस्तुत कीजिए। किसी घटना पर, किसी मुद्दे पर, किसी बात पर आपका कोई ओपिनियन है तो आपके लिए वो ओपेड पेज है, संपादकीय पृष्ठ है, आप वहां लिखिए। या इस तरह के शो है, वहां आप अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन जब आप कोई खबर दिखा रहे हैं तो खबर में विचार नहीं, क्योंकि फिर वो खबर की पवित्रता खराब होती है। इसलिए खबर को खबर के रूप में दिखाइए। सूचना उसकी जो फाइल उपलब्ध बने हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड है, जो भी है, वही आप बताइए। वहां आप उसको जो है अपने विचार उसमें मत डालिए। जी सर, जैसे कि अभी देश में हमारे देश में एक हिंदू फोबिक मीडिया एग्जिस्ट कर रही है, जो बंगाल पर मौन रहती है, कश्मीर पर मौन रहती है और मणिपुर पर वो चिल्लाने लगती है। चाहे मणिपुर हो या बंगाल हो, देश के सब लोग समान नागरिक हैं, लेकिन एक विशेष पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया जाता है। इस पर आपकी क्या विचार है? कुल मिलाकर ये कहना है सर, हिंदू फोबिक मीडिया पर आपके क्या विचार है? आपने ठीक प्रश्न उठाया। ये दरअसल आपके पहले प्रश्न से भी जुड़ता है कि विचार जब हावी होता है तो फिर इस प्रकार के दृश्य आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और ये पहले से है। मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक संस्थान ऐसा भी है जो बड़ा प्रतिष्ठित है। एक समय में वहां काम करने के लिए कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर होना जरूरी था। अगर आप कम्युनिस्ट हैं तभी वहां आप पत्रकारिता कर सकते थे। ये वहां की एक अघोषित अनिवार्य शर्त जैसी थी जी। तो ऐसा बहुत सी जगह देखने को मिलता है, और कई जगह है जहां हिंदू विचार या राष्ट्रीय विचार के लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ये इसी के कारण से ये असंतुलन उनको दिखाई देता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ी जो संख्या है पत्रकारों की, वो ऐसी है जो थोड़े से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं और उनसे जो प्रभावित रहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार का अप्रोच रखते हैं। इसको चयनित दृष्टिकोण अपने यहाँ कहा गया है कि किसी घटना पर बोलना, किसी पर चुप रह जाना। समान घटना है, चाहे मणिपुर का विषय हो या संदेश खाली का विषय हो या बंगाल के दूसरे क्षेत्रों का विषय हो, केरल का विषय हो, तो उन सब पर चूंकि उनको लगता है कि हम कोई बात करेंगे तो हम जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे लोग इन सब घटनाओं पे चुप रह जाते हैं। मेरी एक पुस्तक है, हम असहिष्णु लोग। जब इंटॉलरेंस की बहस चली थी देश में, तो बहुत चयनित दृष्टिकोण उस समय सब जनता के सामने भी सामने आया था कि कैसे
एक प्रकार की मॉब जब हिंसा करती थी तो वो लोग सब सामूहिक रूप से उसको उठाते थे, विषय को उठाना भी चाहिए। लेकिन जब दूसरे वर्ग की भीड़ जो है उसी तरह का घटनाक्रम करती है तो वहां वो चुप रह जाते थे। मुझे ध्यान है कि इतना ही नहीं, इसमें भी अंतर करते थे वो। जैसे जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम जो है पुलिसकर्मी, उसकी हत्या हुई और वो हत्या की मुस्लिम भीड़ ने, यानी मरने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम था और मारने वाली भीड़ भी मुस्लिम थी। हालांकि इस तरह से देखना नहीं चाहिए, लेकिन बहस चल रही है तो उस तरह से बताना पड़ेगा। उसी समय नॉट इन माय नेम, इंटॉलरेंस, इस सब की बहस चल रही थी। दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें एक मैप बनाया भारत का और उसमें कहाँ कहाँ इंटॉलरेंस की घटनाएं हुई, उसमें भी इस घटना को शामिल नहीं किया। उसमें सिर्फ मैं उस भीड़ की तो बात ही नहीं कर रहा जहां मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लोगों की हत्या की। मेरे पास कम से कम 50 ऐसी घटनाओं का उस समय मैंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि इनको क्यों नहीं शामिल करते। अगर आप वास्तव में सचेत है, संवेदनशील है, वास्तव में आप इन घटनाओं पर बात कर रहे हैं, तो फिर आपको इन सब घटनाओं को समान रूप से देखना चाहिए। हिंसा होती है, चाहे वो कोई भी करे, उस पर हमको एक दृष्टिकोण से बात करनी पड़ेगी। तो वो मॉब लिंचिंग की बात हो, वो असहिष्णुता की बात हो, या महिलाओं के साथ होने वाले मणिपुर के या फिर संदेश खाली के अत्याचार हो, हमको एक दृष्टिकोण से बात करनी पड़ेगी, उसको एक दृष्टि से उठानी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पत्रकारिता में ऐसे लोग हैं जो एक खास विचार की जब घटनाएं होती हैं तो उस पर चुप्पी साथ जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उस पर बहुत जोर जोर से वो बातें करते हैं और ऐसा दृश्य बनाते हैं मानो देश में यही सब चल रहा है। तो ये दुर्भाग्य पत्रकारिता का। तो जो आपका पहला प्रश्न है ये उसी से जुड़ता है, जब विचारधारा हावी हो जाती है तो फिर पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं मिलता। सर, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में दो शब्द बड़े ही चर्चा में है, गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया। क्या ये फेक नैरेटिव है कि एक्चुअल में गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो क्या ये पत्रकारिता के लिए उचित है या फिर हानिकारक? देखिए, अनेक प्रकार के शब्द पिछले कुछ समय में आए हैं पत्रकारिता में, जिसमें से गोदी मीडिया है, दरबारी मीडिया है और डिजाइनर पत्रकार भी एक शब्द आया, फिर बहुत सारे आए। तो दरअसल क्या है कि लोगों को आलोचना करनी है तो वो अपने हिसाब से शब्दों को कॉइन करते हैं, अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो जिन बातों से, जिन चीजों से ये शब्द जुड़ते हैं, गोदी मीडिया की जिस प्रकार की परिभाषा की जाती है, तो ऐसा मीडिया तो पहले भी एग्जिस्ट करता था। पहले भी सरकार के पक्ष में बात करने वाले लोग थे, संस्थान थे, और उनके ऑनर किसी खास विचार के या किसी खास पार्टी के साथ जुड़े हुए भी लोग थे। अगर हम पुराने मीडिया के जो मालिक हैं, संपादक हैं, उनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे नाम हमको ध्यान में आ जाएंगे कि कोई किसी पार्टी का मेंबर है या किसी पार्टी में उनकी पत्नी या पति है और उनके साथ उनका जुड़ाव है, गहरा जुड़ाव है, और उनसे जुड़ी हुई बातें आलोचना कम होती है। तो ये एक विषमता है, ये हम कहेंगे एक प्रकार की बातें हैं, समाज में है, तो मीडिया में भी हमको दिखाई देती हैं। तो आज है गोदी मीडिया, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया का विषय उठाते हैं, वे भी कहाँ संतुलित हैं। जो आपने पिछली बार बात की कि वे मणिपुर पे तो बात करते हैं लेकिन संदेश खाली में चुप रह जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? उनको गोदी मीडिया कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? मोदी की तो आलोचना करते हैं लेकिन दूसरे नेताओं की वो सराहना करते हैं, जरा सा कुछ अच्छा करते हैं या अच्छा हो जाए तो उसको ऐसे प्रोपोगेट करते हैं कि मानो एक बड़ा मास लीडर उनको मिल गया। जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो है बहुत अतार्किक तुलना करते हैं, वायरस से तुलना करते हैं, और एक जो नेत्री हैं आती हैं उनको वो कहते हैं कि ये आंधी है, उड़ा देगी सबको। तो ये इस तरह की बात करने वाले लोग भी तो फिर गोदी मीडिया हुए। तो जो लोग वास्तव में ये कॉइन कर रहे हैं शब्द को या ऐसा धारणा के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में गोदी मीडिया है, असल में अगर हम उनका विश्लेषण करें, उनके चरित्र को देखें, उनकी पत्रकारिता को देखें, तो वे भी किसी न किसी की गोदी में बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये बात उनको शोभा देती है जो वास्तव में निष्पक्ष है। और देश में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो किसी साइड में नहीं है, जो सत्य के साथ हैं, तर्क के साथ हैं। पत्रकारिता ये भी नहीं कहती, जो कई बार लोग सेट करने का प्रयास करते हैं इस बात को कि पत्रकारिता विपक्ष की भूमिका होती है। पत्रकारिता कोई विपक्ष की भूमिका नहीं है। पत्रकारिता की भूमिका है देश की जनता के साथ होना, जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना, यही पत्रकारिता की भूमिका है। ना वो सत्ता पक्ष का भोंपू है, ना विपक्ष का भोंपू है।
वो जनता के हित की बात करने वाला एक माध्यम है, उसको उसी लाइन पर रहना चाहिए। सरकार अच्छे काम करे तो उसकी प्रशंसा करना पत्रकारिता के दायित्व है। हम कहते भी हैं सरकार और जनता के बीच में पत्रकारिता जो है सेतु की भूमिका में, तो सरकार ने कोई अच्छे डिसीजन लिए उनको जनता तक पहुंचाना, ये पत्रकारिता की भूमिका है। अब ऐसा करते हुए कोई दिखता है तो उसको आप गोदी मीडिया कहेंगे तो ये अन्यथा है। ऐसे ही सरकार ने कोई ठीक निर्णय नहीं लिए तो उनकी आलोचना करना भी मीडिया की भूमिका है। जी सर। इसलिए ये सब पहले से चलता आ रहा है, आज भी है, तो ये कोई अनूठी बात नहीं है। लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वे वास्तव में निष्पक्ष हैं क्या? कहीं वे तो किसी की गोदी में नहीं बैठे हुए, तो जो गोदी में बैठा है उसको किसी के ऊपर गोदी मीडिया का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल सर। और मैं आपको एक आध उदाहरण देकर ये अंतिम प्रश्न पूछूंगा। इस प्रश्न में दो प्रश्न है। आदरणीय अटल जी भी पत्रकार थे, पत्रकारिता से राजनीति में प्रधानमंत्री बने। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर पत्रकारिता में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ये उचित है या अनुचित? और अंतिम प्रश्न इसमें ये भी है, और जो नए विद्यार्थी, जो नए बच्चे पत्रकारिता में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? देखिए, कोई भी किसी भी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, इसको तो हम बाउंड नहीं कर सकते कि आप पत्रकारिता में आ गए तो आप राजनीति में नहीं जाइए। बिल्कुल जा सकते हैं, जब आपकी जैसी इच्छा होती है वैसे आप वहां जा सकते हैं। कौन क्या हेतु लेकर के आ रहा है ये तो हम कह नहीं सकते या सोच नहीं सकते। लेकिन मैंने कहा, प्रारंभ से मैं कह रहा हूं कि आपका कुछ भी मंतव्य हो सकता है, आपका कोई विचार हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता की जो पवित्रता है उसको आप बचाए रखें। बाकी बहुत सारे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो पत्रकारिता करते हुए राजनीति में गए। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय की बात करेंगे, उस समय का मीडिया एक अलग प्रकार का मीडिया था, तो वहां तो ज्यादातर राजनेता मीडिया को एक जागरण का माध्यम मान करके, स्वतंत्रता आंदोलन का एक माध्यम मान करके उसको उपयोग कर रहे थे। उनकी तुलना आज के लोगों से नहीं कर सकते। तो वो राजनेता थे, पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे और राजनीति में भी श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे। महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं हम, लोकमान्य तिलक का कह दें हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, वीर विनायक सावरकर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता साहित्य को अपना माध्यम बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने भी पत्रकारिता की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकारिता में थे, बाद में राजनीति में आए। तो ये तो अनूठी बात नहीं है और इसमें कोई ऐसा अमर्यादित भी बात नहीं है। ठीक है, सहज है, कोई किसी भी क्षेत्र में काम करता जाती है, तो ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, पत्रकारिता के विद्यार्थियों से क्या कहना है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बाकी सब विमर्शों में आप मत पड़िए, आप अपना विवेक जागृत कीजिए। कोई भी बात आपके पास आती है, कोई भी चीज आपके पास आती है, आप अपने तर्कों की कसौटी बनाइए। उन तर्कों की कसौटी पे आप उन सब चीजों को रखिए, परखिए। अगर आप किसी फिक्स नैरेटिव या फिर कोई एक जो आपने दृष्टिकोण तय कर लिया उसी हिसाब से देखेंगे, या किसी ने कोई नैरेटिव एस्टैब्लिश कर दिया उस हिसाब से देखेंगे, तो फिर चीजें आपको धुंधली दिखाई देंगी या एक रंग की दिखाई देंगी। इसलिए चीजों को देखने के लिए अपना एक तार्किक, जिसको हम तार्किक कह सकते हैं या एक संतुलित दृष्टिकोण कह सकते हैं, उस दृष्टिकोण को अपने भीतर लेके आइए। और एक आग्रह कि आप पढ़ने का अभ्यास डालिए, क्योंकि अभी एक बड़ी चुनौती आ रही है कि हम जो नई पीढ़ी आ रही है वो पढ़ती कम है, चीज़ों को पढ़ती कम है, फिर उन पे चिंतन कम होती है, इसलिए उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत उथला होता है। ऑब्जर्वेशन में गहराई तब आती है जब आपका जो अध्ययन अच्छा पक्का हो। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने पत्रकार जो है उनका ऑब्जर्वेशन गजब का होता था। वो जो प्रेडिक्शन करते थे पत्रकारिता में, वो प्रेडिक्शन हमको सफल होते हुए दिखाई देती थी, यानी वो परिणाम के रूप में हमको दिखती थी, क्योंकि उन्होंने जो अध्ययन किया, विश्लेषण किया, उसके आधार पर उनका माइंडसेट बनता था, उनके आधार पर उनका ओपिनियन बनता था और वो चीजों को बहुत अच्छे से समझते थे। तो इसलिए खूब सारा अध्ययन कीजिए, नई टेक्नोलॉजी को भी सीखिए। ये सारा करते हुए आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेन जी समय देने के लिए। साक्षात्कार का ये सफर आगे भी चलता रहेगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए भारत न्यूज।